हेलो बच्चों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान और उसका प्रथम चैप्टर हमारा चल रहा था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्यार्थियों, इसी चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के सतत वितरण के बारे में। सतत वितरण किसे कहते हैं, किस किस टाइप का होता है और सतत वितरण के कारण उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, उसके बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं विद्यार्थियों। देखिए, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है टॉपिक, उसका नाम है आज आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु पर अगर आवेश सतत रूप से वितरित है तो उसे हम आवेशों का सतत रूप वितरण कहते हैं। सतत रूप का मतलब कंटिन्यूअस रूप से, एक समान रूप से वितरण रहना चाहिए। आवेशों का जो वितरण है वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार से होता है। कहीं पर सूक्ष्म पैमाने में आवेशों का वितरण होता है, उसे हम विविक्त वितरण कहते हैं। और अगर वो ही वृहद मात्रा में एक समान रूप से वितरण है तो उसे हम सतत वितरण कहते हैं विद्यार्थी। तो उनको साथ के साथ हम लिखते चलते हैं। किसी वस्तु पर आवेशों का एक समान रूप से वितरण, आवेशों का सतत वितरण कहलाता है। सतत वितरण कहलाता है। देखिए विद्यार्थियों, किसी वस्तु पर, किसी क्षेत्रफल, किसी लंबाई पर, किसी आयतन पर अगर आवेशों का जो वितरण है वो सूक्ष्म पैमाने पर है, मतलब छोटी छोटी जगहों पर है, तो उसे हम कहेंगे विविक्त वितरण। तो इन दोनों को भी हम लिख देते हैं। यदि आवेशों का वितरण, यदि आवेशों का वितरण सूक्ष्म पैमाने पर है तो ये आपका कहलाएगा आवेशों का विविक्त वितरण। कौन सा वितरण कहलाएगा? विविक्त वितरण कहलाएगा। और यही अगर आवेशों का, यदि आवेशों का वितरण बृहद पैमाने पर है, बृहद का मतलब बहुत बड़ी पैमाने पर है, तो उसे कहते हैं हम आवेशों का सतत वितरण। ये दो प्रकार से आवेशों का किसी वस्तु पर वितरण होता है। किसी रेखा पर वितरण हो सकता है, किसी पृष्ठ पर वितरण हो सकता है, किसी आयतन पर वितरण हो सकता है। तो विद्यार्थियों, आज इसको तीन भागों में बांटा है। ये जो आवेशों का सतत वितरण है, आवेशों का सतत वितरण के प्रकार, और इसके जो प्रकार हैं विद्यार्थियों, वो तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। इन तीनों प्रकारों को आज हम अभी पढ़ने वाले हैं। जो पहला प्रकार आपका है वो है आवेशों का रेखीय वितरण। आवेशों का रेखीय वितरण, रेखीय वितरण। दूसरा जो पार्ट है वो है आवेशों का पृष्ठीय वितरण। और तीसरा पार्ट है विद्यार्थियों आवेशों का आयतनिक वितरण। आवेशों का आयतनिक वितरण। थोड़ा ध्यान से समझते जाएं, थ्योरेटिकल पार्ट है आज समय जो चलना है वो। आवेशों का सतत वितरण तीन प्रकार का होता है। आवेशों का रेखीय वितरण, आवेशों का पृष्ठीय वितरण और आवेशों का आयतनिक वितरण, तीन प्रकार से।
तो हम पहले प्रकार की ओर चलते हैं, आवेशों का रेखीय वितरण। आवेशों का रेखीय वितरण। देखिए विद्यार्थियों, आवेशों का वितरण हमने देख लिया था, सतत वितरण देख लिया था, विविक्त वितरण देख लिया था। अब ये जो रेखीय वितरण है, ये सतत वितरण का ही एक पार्ट है, आवेशों का रेखीय वितरण। अगर हमने कोई एक रेखा ली है, उस रेखा पर एक समान से आवेश वितरित है, तो उसको हम कहेंगे आवेशों का रेखीय वितरण। उसको हम क्या कहेंगे? आवेशों का रेखीय वितरण। तो उसको हम यहां पर थ्योरी में पुट कर देते हैं। किसी रेखा पर, किसी रेखा पर आवेशों के एक समान, आवेशों के एक समान वितरण को आवेशों का रेखीय वितरण कहा जाता है। आवेशों का रेखीय वितरण कहा जाता है। रेखीय वितरण कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, एक शब्द आता है इसमें, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, चलो उसको भी हम देखते चलते हैं साथ के साथ। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व, ये रेखीय आवेश वितरण जो है उसी का एक पार्ट है, उसी के अंदर आता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लेमडा से दर्शाते हैं। जिसको किससे दर्शाया जाता है? लेमडा से। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? घनत्व से आप जानते हो किसी एकांक लंबाई पर, एकांक क्षेत्रफल पर या फिर एकांक आयतन पर जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। वैसे ही हमने पढ़ा कि जो रेखीय आवेश वितरण है वो एक किसी रेखा पर एक समान रूप से आवेशों का जो वितरण होता है उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। वैसे ही उसी रेखा का अगर हम कोई एकांक भाग ले लेते हैं, एकांक लंबाई ले लेते हैं, तो उस पर जो आवेशों की संख्या होगी, आवेशों की मात्रा होगी, उसको विद्यार्थियों हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसको लिख देते हैं यहां पर, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा क्या कहलाएगी? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी। रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी। और ये जो रेखीय आवेश घनत्व है इसे किससे दर्शाया जाता है? लेमडा से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? लेमडा से। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा से दर्शाया जाता है। ये जो आपका लेमडा है यहाँ पर, रेखीय आवेश घनत्व जो लेमडा है, इस लेमडा को कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व जो लेमडा है उसको कहा जाता है आवेश अपोन में। आवेश कितने आपने लिए उतने आवेश अपोन में रेखा की जो लंबाई है उस लंबाई का मान। अगर हम इस लंबाई को एक कर देते हैं, जैसे हमने रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा बनाई है कि अगर ये जो आपकी लंबाई है इस लंबाई का मान हम एक कर देते हैं, एकांक लंबाई है, तो जितने आवेश होंगे वो आवेश ही रेखीय आवेश घनत्व के बराबर हो जाएगा। लंबाई को एक कर देंगे तो जो आवेश होंगे वो आवेश किसके बराबर हो जाएंगे विद्यार्थियों? रेखीय आवेश घनत्व के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि माना एक एल लंबाई की रेखा पर क्यू आवेश एक समान रूप से
वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? तो रेखीय आवेश घनत्व, देखिए रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर आ जाएगा आपका आवेश, आवेश कितना है? क्यू आवेश, टोटल आवेश कितना है? क्यू आवेश है, अपॉन में कुल लंबाई कितनी है? एल है। यदि हम इसे अल्पांश के लिए काम में लेते हैं, यदि आप आवेशों की संख्या को यदि अल्पांश भाग के लिए जो आवेश है आपके, वो आवेश हो जाएंगे विद्यार्थियों डी क्यू। आवेश कितने हो जाएंगे? डी क्यू। तो आपका जो लेमडा है रेखीय आवेश घनत्व वो हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी एल, और ये जो डी एल है वो आपकी है अल्पांश लंबाई। डी एल क्या है? अल्पांश लंबाई, ये है अल्पांश लंबाई। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, फिर आगे का पार्ट इसी में पढ़ते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। यहां हमारे पास आ गया लेमडा बराबर डी क्यू अपॉन में डी एल, ये आ गया अल्पांश भाग की लंबाई के लिए। चलो इसको हम समझ लेते हैं एक बार। मान लिया हमने कि ये हमारे पास एक रेखा है, देखते हैं यहां से कोई मिल जाती है ढंग की, तो ये ले ली, ये तो गड़बड़ हो गई। कोई दूसरी देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तो ऐसी कोई रेखा है ही नहीं। ये मान लेते हैं एक कोई रेखा है जिस पर आवेश जो है धनावेश मान लिया कि सतत रूप से वितरित है। सतत रूप से मतलब एक समान रूप से इस रेखा पर वितरित है। ये जो रेखा है इसकी लंबाई जो है वो कैपिटल एल है, और इस पर जो वितरित आवेश है वो है क्यू। ये हमने यहां तक मान लिया था। जो रेखा की लंबाई है वो कितनी है? कैपिटल एल, और इस पर जो सतत रूप से आवेश वितरित है उस आवेश का मान है क्यू। अब हम यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं विद्यार्थियों? एक अल्पांश। ये मान लो हमने एक अल्पांश मान लिया। अल्पांश का मतलब है कि आपने जितनी भी लंबाई लेनी है इस लंबाई में से छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं। फिर हम ये मान के चलते हैं कि जो लंबाई आपने ली है वो सारी की सारी लंबाई अल्पांश के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। तो फिर हम यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं, और इस अल्पांश पर आवेशों की जो मात्रा है वो डी क्यू मान लेते हैं। और ये जो इस अल्पांश दिया है हमने, इस अल्पांश की जो लंबाई है वो हम डी एल ले लेते हैं, क्योंकि जो लंबाई रेखा की वो पूरी कैपिटल एल है, तो हम अल्पांश की डी एल ले लेते हैं। और यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? जो हमने अल्पांश आवेश डी क्यू लिया है उसके कारण। तो अल्पांश आवेश डी क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि E जो है आपका वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आपका आवेश आ जाएगा Q अपॉन में R स्क्वायर दूरी, और इसको अगर आप सदिश रूप में रखते हो तो यहाँ आपने एकांक सदिश लगाना है, और एकांक सदिश यहाँ पर जो दूरी है R उसका आ जाएगा R केप, जो बिंदु P की ओर होगा। तो अब आवेश dq के कारण, आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या होगी। आवेश अल्पांश है, दूरी भी अल्प है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अल्प ही होगी।
तो हमने यहाँ अल्प तीव्रता ले ली डीई 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो Q है उसकी जगह आवेश हमने क्या लिया है, अल्प आवेश लिया है dQ अपॉन में दूरी तो r स्क्वायर ही लेनी है r ही, और जो दूरी का एकांक सदिश है वो आ जाएगा r की। यहां तक क्लियर है? अब देखिए विद्यार्थियों, संपूर्ण रेखा के कारण अब हम ज्ञात कर लेते हैं संपूर्ण रेखा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। संपूर्ण रेखा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो हमने ये माना था कि ये हमने dq यहाँ अल्पांश दिया है, और जो पूरी लंबाई है उसको हम छोटे छोटे अल्पांशों से बड़ी हुई मान लेते हैं। तो छोटे अल्पांश dl dl dl, और प्रत्येक dl पर जो आवेश घनत्व है वो dq हो जाएगा। तो यहाँ पर इस संपूर्ण का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। de बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा dq अपॉन में r स्क्वायर r की। तो विद्यार्थी जो DE है इसका तो समाकलन E सदिश आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट पूरी रेखा के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E हो जाएगी, और यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और जो dq है इस dq की जगह हम रख सकते हैं, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखिए आवेश घनत्व देखा था लेमडा बराबर dq अपॉन dl, तो यहां से हम dq बराबर निकाल सकते हैं लेमडा गुना dl, लेमडा डॉट dl। तो इस dq की जगह हम रख सकते हैं लेमडा डॉट dl अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर r के। ये आपके पास आ गई है किसी रेखा पर जिस पर सतत रूप से आवेश वितरित है उससे r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेमडा रेखीय आवेश घनत्व, तो हम इस रेखीय आवेश घनत्व के मात्रक और विमा की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लेमडा से दिखाते हैं, ये होता है विद्यार्थियों आवेश अपोन में लंबाई। देखिए आवेश घनत्व लेमडा ये होता है आवेश अपोन में लंबाई। तो लेमडा का जो मात्रक है वो आवेश का तो हो जाएगा कूलम, और लंबाई का होता है विद्यार्थियों मीटर। तो लेमडा का जो मात्रक है वो हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, लेमडा का मात्रक कूलम प्रति मीटर। और यहां से हम लेमडा की विमा भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों लेमडा की जो विमा है वो हो जाएगी आपकी आवेश अपोन में लंबाई की विमा के बराबर, और आवेश की विमा हम जानते हैं क्या होती है, A1T1 होती है, A1T1, और लंबाई की L1 हो जाएगी। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा L-1 A1T1। ये आपके पास जो विमा निकली वो आ गई लेमडा की विमा। लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा होता है रेखीय आवेश घनत्व। किसी रेखा पर एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये बात थी रेखीय आवेश घनत्व की। पहला पार्ट था आवेश वितरण का, सतत रूप से आवेश वितरण का। चलिए दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। दूसरा पार्ट है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है विद्यार्थियों, अगर हम इस रेखा की जगह कोई क्षेत्रफल ले लेते हैं, उस क्षेत्रफल पर जब एक समान से आवेशों का वितरण होता है तो उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो उसको पुट कर देते हैं यहां पर किसी पृष्ठ, या इसको बोल सकते हैं क्षेत्रफल, किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से
आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है विद्यार्थियों। पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता। देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण में होता क्या है, कोई मान लो ये हमारे पास एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर आवेशों को हमने समान रूप से वितरित कर दिया। इस क्षेत्रफल आवेशों को क्या कर दिया? समान रूप से वितरित कर दिया। तो इसे ही हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। इसमें भी एक शब्द काम में आता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है विद्यार्थियों, ये होता है एकांक क्षेत्रफल पर। जैसे उधर लंबाई थी तो लंबाई में एकांक लंबाई आ गई, यहां पर एकांक क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा ही क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित चार्जेज की मात्रा। इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं। इसे सिग्मा, सिग्मा ये इस तरीके से लिखा जाता है, सिग्मा से दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है। अब देखिए ये होता क्या है, तो विद्यार्थियों ये जो आपका सिग्मा है, ये सिग्मा भी ऐसा ही होगा, आवेश अपोन में क्षेत्रफल। जैसे हमने लेमडा निकाला था ना, रेखीय आवेश घनत्व, उसमें भी आवेश अपोन में लंबाई थी, क्योंकि वहां सिर्फ हम रेखा की बात कर रहे थे, यहां हम एक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका आवेश अपोन में क्षेत्रफल, आवेश अपोन में क्षेत्र। अब हम एक बात कर लेते हैं इसके मात्रक और विमा की, उसके बाद आगे चलेंगे। तो सिग्मा का मात्रक, सिग्मा का मात्रक विद्यार्थियों बराबर हो जाएगा आवेश बटा क्षेत्रफल के मात्रक के बराबर। और आवेश का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? कूलम होता है। और क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो आप जो सिग्मा है आपका, सिग्मा का मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। फिर हम बात कर लेते हैं सिग्मा की विमा की। सिग्मा की जो विमा है वो भी बराबर हो जाएगी विद्यार्थियों कूलम प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। तो कूलम की जो विमा तो है वो तो होती है A1 T1 शुरू से ही चल रही है, और मीटर है, लंबाई है, तो लंबाई का जो विमा होगी वो हो जाएगी L, और यहाँ पे स्क्वायर है तो L2 हो जाएगी। इस प्रकार आपकी सिग्मा की विमा हो जाएगी L-2 A1 T1। L2 ऊपर आएगा तो इसकी जो घात है वो ऋणात्मक दिखाई जाएगी। तो इस तरीके से ये होता है हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण किसी दूर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक पृष्ठीय आवेश घनत्व माना एक S क्षेत्रफल है जिस पर Q आवेश, जिस पर आवेश कितना है? Q आवेश। तो ये तो पहले मान लेते हैं हमने, ये हमारे पास मान लिया हमने एक S क्षेत्रफल है, ये हमारे पास एक क्या हो गया? S क्षेत्रफल हो गया। और इस S क्षेत्रफल पर जो आवेश है विद्यार्थियों वो Q आवेश है। टोटल जो आवेश है वो कितना है? Q आवेश। अब इन Q आवेश से इससे दूर कोई बिंदु ले लेते हैं। उसके लिए हम पहले यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं आवेशों का अल्पांश, वो हो गया dq। और जो अल्पांश dq आवेश उपस्थित है उस जगह का क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा ds।
जब हमने टोटल क्षेत्रफल S माना है, अल्पांश जगह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ds, और इससे r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हमें ज्ञात करनी है। तो यहां नोट कर देते हैं हम, माना अल्पांश क्षेत्रफल कौन सा है, अल्पांश क्षेत्रफल ds पर उपस्थित आवेश dq है, जिसके कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए हमने एक क्षेत्रफल ले लिया, क्षेत्रफल में हमने एक अल्पांश मान लिया, अल्पांश dq है जो कि ds क्षेत्रफल पर उपस्थित है। यहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें पहले से आता है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि इस dq आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी विद्यार्थी, वो हो जाएगी de, सदिश रूप में लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा dq अपोन में r स्क्वायर और r क्यूब। देखिए जो dq है वो हमने पढ़ा था कि जो सिग्मा है वो होता है आवेश, तो dq हो जाएगा आवेश, यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर ds। इसमें से हम अगर ds अल्पांश क्षेत्रफल का मान निकालना चाहें, सॉरी अल्पांश आवेश का मान निकालना चाहें dq, तो आपका dq जो है वो बराबर हो जाएगा सिग्मा डॉट ds। अब देखिए इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण, ये तो हमने जो यहाँ पर मान लिखा है de का, ये मान तो है जो हमने ds क्षेत्रफल पर dq आवेश माने थे, अल्पांश आवेश माने थे, उनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इस संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो निकाल लेते हैं, और उसके लिए हम जानते हैं कि जब हमने अल्पांश आवेश ले लिया तो अल्पांश आवेश यानी छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ पूरा क्षेत्रफल मान लेते हैं, और ये निकालने के लिए हम अल्पांश आवेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उसका हम समाकलन कर देते हैं। क्या करेंगे? समाकलन। तो विद्यार्थियों अब हम निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हो जाएगी आपकी de सदिश, और इसका कर देना है समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा dq की जगह तो हम मान पुट कर देते हैं सिग्मा डॉट ds अपोन में r स्क्वायर r। तो de है वो तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे इसको, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना है, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा ds अपोन में r स्क्वायर r क्यूब। ये जो मान निकला है वो निकल गया विद्यार्थियों एक पृष्ठ के कारण उससे दूर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बिंदु P आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी रख सकते हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो समान रूप से फैली हुई रहेगी। चलिए यहां तक क्लियर है। अब आ जाइए तीसरे पार्ट पर, जो आपका तीसरा पार्ट है वो आ जाता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश वितरण पढ़ेंगे, उसके बाद घनत्व देखेंगे अभी इसी में। आयतन आवेश वितरण, देखिए विद्यार्थियों जैसे हमने एक पहले लंबाई देखी, उस लंबाई पर समान रूप से आवेश वितरित किए थे, उसके बाद हमने 2D डायग्राम बनाया जिसमें क्षेत्रफल आता है, वो क्षेत्रफल पर हमने समान रूप से आवेश वितरित किए थे। अब हम 3D डायग्राम की ओर चलेंगे जहां पर एक आयतन रखने वाला कोई निकाय है, उस पर समान रूप से आवेश फैले रहे हैं।
तो उन आवेशों के कारण उससे बाहर r दूरी पर कहीं पर भी हम कोई बिंदु P ले लेते हैं, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं, आगे चलते हैं। किसी आयतन पर यदि आवेश एक समान रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। आयतन आवेश वितरण कहा जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। देखिए इसमें भी आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसको लिख लेते हैं, इसको दर्शाते किससे हैं, आयतन आवेश घनत्व। इसको विद्यार्थियों रो से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, रो से। परिभाषित कर देते हैं, ठीक वैसे ही परिभाषित होगा जिस तरीके से हमने रेखीय आवेश घनत्व को पृष्ठीय आवेश घनत्व को परिभाषित किया था। यहाँ पर 3D डायग्राम है, तो किसी आयतन की जगह आ जाएगा एकांक आयतन। किसी एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को ही आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है, इसे रो से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाया जाएगा, रो से दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यानी इसका सिंबल जो है वो क्या होता है विद्यार्थियों, रो होता है। ठीक वैसे ही जो आपका रो है, ये रो हो जाएगा आवेश अपोन में, आवेश अपोन में आयतन। रो जो है वो क्या हो जाएगा, आवेश अपोन में आयतन। अब हम ये तो परिभाषित कर दिया, अब हम इसको देखते हैं डायग्राम बना के। मान लेते हैं, माना एक आयतन V पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, Q आवेश समान रूप से वितरित है। तो ये हमने एक मान लो कोई आवेश आयतन ले लिया। आयतन तो यहां से मिल जाएगा मेरे ख्याल से, ये देखिए ये हमने एक आयतन ले लिया। उस आयतन पर समान रूप से, इस आयतन पर समान रूप से आवेश वितरित है। आयतन पर समान रूप से क्या वितरित है, आवेश वितरित है। और ये जो आवेश वितरित है, इस आवेश को हम क्यों मान के चल रहे हैं, और संपूर्ण आयतन जो है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, V मान के चल रहे हैं विद्यार्थी। तो सबसे पहले तो हम dq के कारण निकालते हैं, किसी अल्पांश आवेश के कारण। तो ये मान लिया हमने, मान लो एक अल्पांश आवेश है dq, और इस जो अल्पांश आवेश का आयतन है वो यहाँ पर जिस आयतन में ये अल्पांश आवेश है वो dv है, और यहां से हम r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों लिख देते हैं, माना एक अल्पांश आवेश dv पर उपस्थित अल्पांश आयतन
अल्पांश आयतन dv पर उपस्थित आवेश dq है, जिसके कारण r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये तीव्रता कितनी होगी विद्यार्थियों? ये हो जाएगी DE के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? DE के बराबर हो जाएगी। और ये जो आपका DE है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तो वही लगाना है, सिर्फ आवेश बदल रहा है। यहाँ पर आवेश है आपका DQ, तो DQ अपॉन में R, दूरी तो दूरी आ रही है तो R स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका R के। ये होगी अल्पांश आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी अल्प रूप में DE। और इसको अगर हम लिखते हैं संपूर्ण आयतन के कारण, संपूर्ण आयतन के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी आपकी संपूर्ण आयतन के कारण हम निकालेंगे, तो इसका कर देना है समाकलन। ये हो जाएगा आपका DE समाकलन, और इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा DQ अपॉन में R स्क्वायर R के। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने देखा था कि जो रो है वो होता है आवेश। आवेश यहाँ पर हम अल्प आवेश की बात कर रहे थे, तो DQ अपॉन में जो आयतन है वो भी अल्प आयतन है तो dv। तो हम यहां से dq अपॉन में dv को ऐसे लिख सकते हैं, dq बराबर रो dv वो इसमें पुट कर देते हैं, और इस dv का जो de का जो समाकलन है वो तो e हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और यहां आ जाएगा आपका रो dv अपॉन में r स्क्वायर r क्यूब, और ये आ गया आपका किसी आयतन के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माप। यहां तक क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं है। अब हम देख लेते हैं ये जो हमारे पास अभी रो आया था, रो क्या था? ये था आयतन आवेश घनत्व। इसकी विमा और मात्रक की बात कर लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व, देखिए विद्यार्थियों इसकी जो मात्रक है रो का मात्रक, ये मात्रक ठीक वैसा ही होगा जैसा आवेश अपोन में आयतन का मात्रक होगा। आवेश अपोन में आयतन का मात्रक, तो हम लिख सकते हैं रो का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक जो है आपका कूलाम होता है, और आयतन का जो मात्रक है वो विद्यार्थियों हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। और इससे अगर हम रो की विमा लिखनी चाहे, रो की विमा, तो रो की विमा हो जाएगी आपकी कूलाम की तो A1 T1, और जो मीटर है उसकी आ जाएगी L क्यूब, और इसको सोल्व करके ऊपर लिखेंगे तो L-3 A1 T1। ये विमा हो गई किसकी? रो की विमा हो गई विद्यार्थियों। रो क्या है यहाँ पर? आयतन आवेश घनत्व है। तो ये तीन पार्ट थे सतत आवेश वितरण के, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा पार्ट था आयतन आवेश वितरण। तीनों आपके समझ में आ जाने चाहिए। चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद।